ये सबसे दमदार पैनल इस वक्त आपको एबीपी न्यूज के जनमन धन 2022 के मंच पर दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये पैनल बहुत सोच समझकर डिसाइड किया गया है। सबसे पहले मैं मैडम दुग्गल के बारे में आपको बता दूं, 22 साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सर्विस दी है, IRS रह चुकी हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस को बहुत अच्छे से समझती हैं। उनके सारे जवाबों पर सवाल करने के लिए आप देखिए किसको आमंत्रित किया गया है, सुप्रिया श्रीनेत, जो लगभग 18 साल राजनीति से पहले एक ऐसे न्यूज चैनल में काम कर रही थी जिसका काम ही सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और फाइनेंस की हर खबर को हर तरीके से तौलना और परखना था। और फिर दो और कद्दावर यहां पर हमारे सामने नेत्रियां हैं जो राजनीति को अच्छे से समझती हैं, फाइनेंस को बहुत अच्छे से समझती है। और इसीलिए इस पैनल में आप देखिएगा सिर्फ आधी आबादी की बात नहीं होगी, पूरे हिंदुस्तान की बात होगी। क्या वाकई आज की तारीख में 75 साल का ये हिंदुस्तान 100 साल का जब होगा तो शानदार तरीके से आगे बढ़ेगा या तकलीफें बहुत सी? सबसे पहले सुनीता दुग्गल जी, शुरुआत आपसे करने वाली हूं। लोग कह रहे हैं बहुत जबरदस्त भूख लगी है और आपने कहा है ऐसा है आप 2500 किलोमीटर का सफर तय करो, वहां पर आपके लिए थाली इंतजार कर रही है। ये आरोप आप पर लग रहे हैं क्योंकि ये जो आपने अमृतकाल का अमृतोत्सव दूरदर्शी बजट पेश किया है, इसे लेकर पहली शिकायत यही है, भूख अभी लगी है। देखिए ऐसा है कि जो 2500 किलोमीटर की आप बात कर रहे हैं, हमारी सरकार ने इन किलोमीटर्स को जो है वो इतना जो है कम कर दिया है। पिछले 70 सालों में जो 90,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने थे, वो सिर्फ और सिर्फ पिछले 7 सालों में आप ये देखिए कि 50,000 किलोमीटर जो है नेशनल हाईवे हमारी सरकार ने बनाए हैं। तो डिस्टेंस को तो आप भूल जाइए। और इसी तरीके से चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की हम बात करें तो जिस तरीके से पूरे गांव के अंदर आप प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो है वो एक आम आदमी जो है वो उसकी कनेक्टिविटी एक गांव से दूसरे गांव में जिस तरीके से बढ़ रही है, रूपिका जी अगर आप गांव में जाएं तो इस बात को एहसास कर सकती हैं, आप महसूस कर सकती हैं। तो ये बिल्कुल नहीं है कि आपको खाने की थाली के लिए जो है वो 2500 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। डिस्टेंस को हमारी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कम किया है। और ये ऐसा बजट है, मैं तो कहना चाहूंगी कि जो इंक्लूसिव है, समावेशी है, कि जिसके अंदर हर चीज को ध्यान में रखे और खासकर एक गरीब आदमी को, किसान को, महिलाओं को, युवाओं को, उन सबको ध्यान में रख के जो है ये बजट दिया गया है। और मुझे लगता है कि इससे पहले कभी एक और चीज मैं खास कहना चाहती हूँ रूबिका जी, कि बड़ा सबको ये था कि 5 राज्यों में इलेक्शंस हो रहे हैं, देखना कुछ इस तरह का जो है वो फेंका जाएगा कि राज्यों के अंदर उस चीज का प्रभाव पड़े। लेकिन आपने देखा कि क्या मौका था हम लोगों के पास, हम लोग राजनीति करते हैं, लेकिन क्या ऐसा आपने देखा कि कुछ भी इस तरह से किया गया हो? सुनीता जी, इसी को मैं आगे ले जा रही हूँ। सुप्रीश ने सुना आपने जी कॉन्फिडेंस कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, हम देश के लिए काम करेंगे। वो जो लॉलीपॉप होते हैं, झुंझुना, जिसको अक्सर आप भी बड़ा इस्तेमाल करती होंगी बजटों के टाइम पे, वो नहीं करने वाले हैं। ये कॉन्फिडेंस था कि ओवर कॉन्फिडेंस, क्या लग रहा है? मुझे लगता है, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं और उस तरफ हम लोग की तरफ एक शब्द होता है थेथरई का, और उस थेथरई की सारी हद जो है वो भाजपा की सरकार ने और कल इस बजट ने पार कर ली है। मैं 2-4 चीजें बोलना चाहती हूं और मुझे लगता है कि ये तर्कसंगत बात है। बजट आने के पहले क्या कॉन्टेक्स्ट था, ये बजट किस कॉन्टेक्स्ट में बन रहा था? सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट था बेरोजगारी, और बेरोजगारी का ये आलम है कि युवा जो है वो सड़कों पर उतर चुका है आज। दूसरा कॉन्टेक्स्ट था एक बड़ा किसान आंदोलन जिसमें 700 किसानों की शहादत हुई, उसके बाद ये बजट आ रहा था। और तीसरा बड़ा कॉन्टेक्स्ट था बढ़ती हुई बेरोजगारी के चलते, आय के कम होते चलते गरीबी। इस देश के 84% जनता का आय कम हुई है और 4.5 करोड़ से ज्यादा जनता एक्सट्रीम पॉवर्टी में पुश हुई है। ये मेरे नहीं, ये तमाम स्टडीज के आंकड़े हैं। और ऐसे टाइम पर जब बजट आ रहा था तो इलेक्शन तो चलिए दूर की बात है, मुझे लगता है सबसे पहले लोगों के लिए क्या था इस बजट में, इसमें बेरोजगारों के लिए क्या है, मैं जरूर जानना चाहती हूं। क्योंकि मुझे सारा बजट खखोलने पर अभी तक समझ में नहीं आया कि रोजगार बनेगा कैसे। मुझे अभी तक यह समझ में नहीं आया कि जब तक आप गरीब के हाथ में पैसा नहीं डालिएगा, उसकी आय नहीं बढ़ाइएगा, वो होगा कैसे। 3 चीजें यहां पर बताना चाहती हूं। सरकार ने फूड सब्सिडी काट दी 80,000 करोड़ रुपए से, सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी काटी, सरकार ने पेट्रोलियम सब्सिडी काटी। यही नहीं,
एग्री और एलाइड सर्विसेज का जो बजट है वो जीडीपी का 4.8% था पिछले साल, इस वित्तीय वर्ष में उसको 3.8% कर दिया गया काटकर। और मनरेगा जो सिर्फ एक संजीवनी साबित हुआ था रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में, उसका बजट 25,000 करोड़ रुपए काट दिया गया। तो ये किसके लिए बजट बना है मैं ये जानना चाहती हूं। क्या ये दलाल स्ट्रीट के लिए बजट बना है जहां 140 करोड़ के देश में 1.25 करोड़ लोग इन्वेस्ट करते हैं? क्या ये उन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बजट बना है जो कुछ भी हो जाए बजट में आप कुछ भी दे दीजिए वो 10 में से 10 ही देंगे? ये बजट किसका भला कर रहा है? और इसलिए हम इसको शून्य बजट कहते हैं, क्योंकि मेरे अनुसार सुई की नोक घूमने वाली नहीं है। डॉक्टर गीता, जीरो बजट कह रहे हैं, शून्य, सिफर, ये तमाम जो डिजिट्स हैं अलग अलग भाषा में वो आपको दे दिया जा रहा है। ये किसका बजट है? सीधा सवाल सुप्रिया श्रीनेत का। देखिए रूबिका जी, जिन परिस्थितियों में आज पूरे आप देश में नहीं आप विश्व भर में जिन परिस्थितियों में ऐसी महामारी जो कि 100 वर्षों में पूरे विश्व ने पहली बार देखी, ऐसी परिस्थितियों में जब सरकार को बजट एलोकेशन करना होता है तो बजट एलोकेशन के लिए उन्हें कुछ प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती हैं और उन प्रायोरिटीज का जो भी ध्यान रखा है उसमें आम आदमी को ध्यान में रख के उस बजट को ये तो कह रही खास आदमी को ध्यान में रखा है, दलाल स्ट्रीट को ध्यान में रखा है, खास करके महिला, क्योंकि यहाँ महिलाओं भी बैठी हुई हैं तो मैं महिलाओं का विषय भी यहाँ लाने चाहूंगी। महिलाओं और जो बच्चों का विषय है, चाइल्ड एंड वेलफेयर जो मंत्रालय है उसका जो है बजट को बढ़ाया गया है, खास करके ध्यान रखकर कि महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं सरकार ने बनाई, चाहे वो पोषण से जुड़ी हुई हो, चाहे वो मिशन शक्ति हो, उनके एम्पावरमेंट के लिए है, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए है, साथ ही साथ उनके पोषण के लिए है। मिशन वात्सल्य की जो है घोषणा करी गई जिसमें कि जो गर्भवती माताएं हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जिस प्रकार के लिए अलग से बजट का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है, ये जो है बहुत ही इसका ये स्वागत योग्य है। और साथ ही साथ मैं एक बात और भी कहना चाहूंगी, यहाँ नौकरियों की बात हुई, कहा जिस प्रकार की योजनाएं लाई जा रही हैं, जो बार बार बात हो रही है कि हमें जो है कंजम्पशन बढ़ाना है और साथ ही साथ उसके लिए सरकार निवेश में पैसा लगाने के लिए तैयार है। उसमें जो 60 लाख नौकरियों की बात हुई है, तो क्या नौकरियां सिर्फ पुरुषों के लिए बनाई जाएंगी? ऐसा तो नहीं है, नौकरियां पुरुषों महिलाओं दोनों के लिए। बस एक ओपनिंग रिमार्क, डॉक्टर गीता, ये डॉक्टर गीता, सुनीता दुग्गल, प्रियंका जी इतनी बातें आपको गिना रहे हैं, सुना रहे हैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रही, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मुझे जब मैं इनकी बात सुन रही थी मुझे ध्यान आ रहा था सुषमा स्वराज जी का। सुषमा स्वराज जी जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी और महंगाई की मार थी तो उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज कही थी, आंकड़े पे आंकड़े यूपीए की सरकार दिखाई जा रही थी। उन्होंने पता है क्या कहा था? उन्होंने जो आपका ओपनिंग सवाल था ना वही पूछा था कि जब आम जनता प्लेट में खाना देखती है वो आंकड़े नहीं खाती है, वो रोटी सब्जी दाल चावल मांगती है। उसका आपने क्या प्रावधान किया? इस बजट में मेरा बहुत सिंपल सवाल है, मैं महिला होने के नाते और क्योंकि ये महिलाओं का पैनल है, 2 चीजें मैं उम्मीद कर रही थी उनका ये सरकार ध्यान देगी। और ये 5 राज्य चुनाव का बजट नहीं था, मैं भी मानती हूं नहीं होना चाहिए, पर ये महामारी का बजट था। और इस महामारी में 70 साल का आप हवाला देते हैं, सारी सरकारों ने कोशिश की कि हम लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाएं। ये एकमात्र सरकार है जो इस बात का घमंड दिखा रही है कि हमने लोगों को और गरीबी रेखा के नीचे डाल दिया है। और आज 85% लोग या तो बेरोजगारी के कगार पे हैं या उनकी इनकम घटी है। जीडीपी का हवाला 9.2% देते हैं, पर कैपिटा इनकम रोज घट रही है। तो एक महिला, मैं गृहिणी हूं, गृहिणी से कोई भी जाकर पूछे और आपके ओपिनियन पोल, सारे आज सवेरे के ओपिनियन पोल्स देखें, कल सब लोग पीठ थपथपा रहे थे कि देखिए देश के सारे इकोनॉमिस्ट, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हमारी पीठ थपथपा रहे हैं कि क्या दूरदर्शी बजट आया है। आज सारे ओपिनियन पोल देखिए, कोई भी ओपिनियन पोल आम जनता का देखिए, सब कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ भी नहीं इसमें प्रावधान किया है। वो क्यों कह रहे हैं? जब एक महिला गृहिणी होती है, वो जो आमदनी आती है घर की, उसको पूरा घर चलाना होता है, हेल्थ से लेकर एजुकेशन से लेकर खाने तक। पर आज वो महंगाई की मार में ग्रस्त है, वो घर नहीं चला पा रही है और आपने किसी तरीके का उनके लिए कोई राहत नहीं, छूट नहीं। बस एक सेकंड। दूसरी बात, जो महिला काम करने जाती है, 2017 में उनका फीमेल पार्टिसिपेशन रेट इन लेबर फोर्स, यूनाइटेड नेशंस कहता है अगर आप उनको इन्वॉल्व करेंगे तो 2% आपका जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, 47% से 40% पे आ गया है। एसबीआई ऐसी गाइडलाइंस लाती हैं कि अगर 3 महीने से ज्यादा आप प्रेग्नेंट हो तो आप टेम्पररी अनफिट हो।
यू आर एक्सक्लूडिंग विमेन। और इसीलिए ये सवाल उठता है, गृहिणी हो या एक करियर वुमन हो, आपने किसी तरीके से कोई परिवार का ध्यान ना देकर, उनके पर कैपिटा इनकम का ध्यान ना देकर आपने सिर्फ अभिवाल लूटने का काम किया, दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है, अब आप दोनों से मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ। सुप्रिया श्रीनेत, अगर आप सरकार होती, आप निर्मला सीतारमण होती, वो 5 चीजें मुझे बता दीजिए जो आप इस बजट में दे देती, वो 5 चीजें। पहले तो मैं निर्मला सीतारमण इसलिए नहीं बनना चाहूंगी क्योंकि मैं यूपी की हूं और मैं मंच पर बैठ के यूपी टाइप कहकर यूपी वालों का मजाक नहीं बनाऊंगी, उनका सम्मान नहीं करूंगी। और आपके मंच से थोड़ा सा विषयांतर होते हुए एक बात जरूर कहूंगी, मैं उत्तर प्रदेश से हूं। उत्तर प्रदेश श्री राम और कृष्ण और बुद्ध की जन्मभूमि तो है, वो चंद्रशेखर आजाद की और बिस्मिल की भी जन्मभूमि है। उत्तर प्रदेश ने हर चीज में अग्रणी रहकर अपना रोल निभाया है। और जब आप मंच से बैठकर कहती हैं उत्तर प्रदेश यूपी टाइप, उसका मतलब क्या है, मैं ये पूछना चाहती हूं, उनको माफी मांगनी चाहिए। आपने कहा अगर हमारे हाथ में सत्ता होती तो हम क्या करते, हम सिर्फ 4 चीजों पर बात करते। हम बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते और बड़े तौर पर एमएसएमईज के लिए इसमें कुछ करते, क्योंकि छोटे मझोले उद्योगों की आपने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। अगर वो रोजगार बनाएंगे तभी इकोनॉमिक रिवाइवल होगा। हम उपभोग को बढ़ाते तो मैं सबसे पहले बेरोजगारी को खत्म करती। दूसरा और बहुत बड़ी बात जो आज हमारे देश में नहीं हो रही है, वो है इनकम इनइक्वालिटी की। जिस तरह से 20%, 15 करोड़ परिवारों की आय आधी हो गई है और सबसे ऊपर के 20% की 40% बढ़ती जा रही है, इसके बारे में कौन हवाला देगा? मोटे तौर पर एक कैलकुलेशन है कि आपने 15 करोड़ गरीब परिवारों से 1.5 लाख रुपया लेकर हर परिवार से सबसे अमीर 5 करोड़ परिवारों को दिया है, उसको एड्रेस करते। हम किसानों की बात को एड्रेस करते। आपने एमएसपी का झुंझुना जिसको आप कह रही थी दिया, आपने एमएसपी पर क्या किया इस बजट में? आपने किसान का तो बजट ही काट दिया, फिर से आपने मनरेगा काट दिया, आपने फर्टिलाइजर की सब्सिडी काट दी, तो किसानों पर क्या हुआ इस बजट में? और हम महंगाई को, जैसा कि प्रियंका जी ने कहा और मुझे लगता है हर व्यक्ति ये कह रहा है, आज महंगाई से हर व्यक्ति त्राहिमाम है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। तो आप क्या कर रहे हैं महंगाई के बारे में? आप कह रही हैं कि ये 4 एक चीजें आप करती, तो 70 सालों से तो आपकी सरकार ये 4 एक चीजें कर ही रही होंगी, तो ऐसा क्यों है कि वो जीडीपी जो है वो 1,92,000 तक रहती है और इन 7 एक सालों में वो बढ़कर 2,32,000 के आसपास पहुंच जाती है? रुबिका जी, 3-4 चीजें आपने इकोनॉमी की मुझे लगता है थोड़ी सी ज्यादा समझ रखती हूँ आपके पास है, बिल्कुल है। तो मैं आपको एक आंकड़ा बताती हूँ। ये जो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे ज्ञान आता है, इसको पढ़ के नहीं बोलना चाहिए। भाजपा बोलती है नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए? इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा, लेकिन 2022-31 मार्च को जो हमारी इकोनॉमी का साइज है वो 31 मार्च 2020 की इकोनॉमी का साइज हो गया है, घट गई है हमारी इकोनॉमी। तो आपदा भी तो आई ना। लेट मी फिनिश। जो 9.2% ग्रोथ का आप हवाला दे रहे हैं, मैं आपको बड़े शायद भद्दे तरीके से समझाऊंगी। 7.5 फीट जमीन के अंदर गिर गए थे हम, 9.5 फीट उठे हैं, तो अभी 2% ही उठ के हम ऊपर आए हैं, तो 9.5 फीट हम कहीं नहीं बढ़ रहे। और 1 मिनट, मैं एक बात अंत में ये कह के जरूर खत्म करना चाहती हूँ। आप यूपीए की बात कर रही थी, हमने 23 करोड़ लोगों को गरीबी, 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला, 4.5 लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी में और 23 करोड़ को गुर्बत में नहीं डाल दिया, जो भाजपा ने किया। दुग्गल जी, देखिए ऐसा है कि बार बार प्रियंका जी यूपी की बात कर रहे हैं, तो इतने सालों से आप उत्तर प्रदेश में आज कहां पर आप सुप्रिया जी, प्रियंका जी, सॉरी सुप्रिया जी, तो उत्तर प्रदेश में आज इतने सालों से कहां आपकी कांग्रेस पार्टी है? तो मुझे लगता है कि उसके बारे में बहुत ज्यादा कहने की जरूरत मुझे नहीं है। लेकिन अपमान करते रहेंगे, हमें यूपी टाइप बोलते रहेंगे। नहीं, अपमान की बिल्कुल इसमें, यूपी तो आप देखिए हमारे देश का दिल है और यूपी से ही सारे प्रधानमंत्री आते हैं, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मैंने कहा उत्तर प्रदेश को जो है और आप यूपी उत्तर प्रदेश को जो है और हम लोग से सुनेंगे, और उत्तर प्रदेश में जो हमारी सरकार ने किया, और हमारी सरकार ने किया, देखिए पहले क्या चल रहा है आपके यूपी टाइप कहने के बाद। हमेशा ये कहते रहते थे कि देखिए ये भाजपा जो है वो मंदिर को इस्तेमाल करती है, अब मंदिर बन रहा है तब आप लोगों को तकलीफ है। आपने बिहार के डीएनए पे सवाल उठाया, अब आप यूपी टाइप कहिएगा, आपको लगता है हम लोग तब आप लोगों को तकलीफ है। हम बिल्कुल नहीं सहेंगे, मुझे लगता है आज टॉपिक जो है हमारा बजट का है, तो उसको अगर हम उसी को ही हम अगर रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। टॉपिक पर ही वित्त मंत्री ने बैठ के स्टेज से बोला था यूपी टाइप, और मुझे बहुत ऑफेंस है उस पर, क्योंकि मैं यूपी से आती हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग यूपी से। गीता जी कुछ कह रही हैं। देखिए रुबिका जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, जो पीएम आवास योजना है उसमें 75,000 घरों को जो है सरकार ने दिया गरीब परिवारों को, और उसमें 80% जो है वो महिलाओं को घर दिए।
तो जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण और जो गरीब लोग हैं उन तक आवासीय योजना पहुंचाने का कार्य सरकार जो कर रही है वो साफ दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, इस बजट में इस बार जो 60 लाख नए 80 लाख पर नए परिवारों को जो है पीएम आवास योजना के द्वारा घर बना के दिए जाएंगे, वो घरों को भी क्या आप सिर्फ पुरुषों को दिया जाएगा? नहीं, महिलाओं को भी दिया जाएगा, पुरुष महिलाओं सबको दिया जाएगा। जहां घरों की बात आ रही है आज, और इतना वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे देश भर में हुआ, आपको दिख रहा है वो करना नहीं। मुझे बात पूरी करना चाहिए, बार-बार आप बीच में बहुत बोलती हैं। आप देखिए, इस डिबेट से पहले प्लीज मेरी बात खत्म होनी चाहिए, फिर आप बोलिएगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ, इतना बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव देश में हुआ, हम सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन के समय राज्य सरकारों ने पहले कितना कहा कि आप हमारी ऑटोनॉमी में प्रहार कर रहे हैं, हमें वैक्सीनेशन नहीं करने का दायित्व दे रहे हैं, और जब वो करने का दायित्व दिया गया, एक सेकंड हो गए, और उसके बाद केंद्र सरकार के ऊपर भार आया। 20,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा। आप ये कह रहे हैं कि करे तो भी परेशानी, ना करे तो भी परेशानी। प्रियंका चतुर्वेदी, करना आपकी जिम्मेदारी है और आपका कर्तव्य है। देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है, एहसान नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले एक राज्य सरकारों के लिए मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, अब मुझे बोलने का मौका दीजिए। थैंक यू। I respect your time, you respect mine. I do that. Please अब दूसरी बात मैं यहां पर कहना चाहती हूं, इन्होंने कहा वैक्सीनेशन हमने किया है, राज्य सरकार ऑटोनॉमी की बात कर रही थी। राज्य सरकार ऑटोनॉमी की तब मांग कर रही थी जब आप उनसे पैसा ले रहे थे, आप वैक्सीन का पैसा राज्य सरकारों से ले रहे थे। और मैं आपको एक और बात ध्यान दिला दूं, इंडियन एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत आपकी जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है कि हर देशवासी को मुफ्त टीकाकरण मिले। ये कोई एहसान नहीं है, या आपने एहसान नहीं किया, अपना कर्तव्य निभाया है। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। राज्य सरकारों पे जब वो वैक्सीन मांग रहे थे, आप उन पे, बीजेपी की सरकारें कौन सी हैं, उनको वैक्सीन पे ज्यादा दायित्व मिल रहा था, जो नॉन बीजेपी थी उनके तकलीफ हो रही थी, ये भी सत्य है। अब आपने कहा कि हमने आवास योजना बनाई। अभी कुछ देर पहले ही इसी डिबेट में मैंने सुन रही थी, जब गरीबी का वो बात चल रही थी, तो कहते हैं कि चलिए हमने घर बना दिया, हर गरीब को हमने लखपति बना दिया। कुछ तो शर्म करिए। वही बिहेवियर है, वही स्टेटमेंट है जो खुद कल ही निर्मला सीतारमण जी ने कहा, अरे हमने आपका 2 साल टैक्स नहीं बढ़ाया, तो वो क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते थे, तो क्या एहसान किया हम पर? कोविड के समय पे बेरोजगारी बढ़ रही है, कोविड के समय पे महंगाई बढ़ रही है, कोविड के समय पे दुनिया भर, विश्व भर में, एक मिनट मैम, एक मिनट, दुनिया भर के हर देश ने आम आदमी के हाथ में पैसा दिया है, और एकमात्र सरकार है जिसने पैसा रोका है फिस्कल डेफिसिट के अंतर्गत। और आप बार बार कहते हैं हमने राशन मुफ्त प्रोवाइड किया है। महिलाएं कह रही है हमें राशन नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार दे दीजिए, वो हम अपना राशन खुद ही खरीद लेंगे। तो ये सारे बहाने बना बनाकर जो आम आदमी पे आप लोग रोज आए दिन पे अत्याचार कर रहे हैं, वो बंद करिए। ओके, अब आप ये कह रही हैं कि हाथ में पैसा दे देना चाहिए, लेकिन ये काम तो अमेरिका की सरकार ने किया है, और सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, वहां पर देखी जा रही है। जब महामारी भी 100 साल में एक बार आई है, एब्सोल्युटली रॉन्ग फिगर। नहीं, कैसे बताइए, समझाइए। इंटरेस्ट रेट्स का ये बहुत इकोनॉमिक तकनीकी बात हो जाएगी आपके दर्शकों के लिए भी, क्योंकि आपका डिफरेंट, वहां महंगाई है कि नहीं है? बिल्कुल है, इन्फ्लेशन है, लेकिन वहां पर रियल रेट ऑफ ग्रोथ हमसे कई गुना ज्यादा है। रियल रेट ऑफ ग्रोथ और महंगाई जब कंपेयर होती है, तब आपको पता तो वो तो आप आंकड़ों में फंसा देंगी। आप सवाल ऐसा पूछ रहे हैं, नहीं, तो ये जितना बेसिक आप सवाल जितना बेसिक सवाल मैं पूछ रही हूँ, तो आप क्या चाहती है, हाथों में पैसा दे दे? मुझे ऐसा लगता है कि बिना गरीब जनता की हाथ में पैसा दिए, जो 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग एब्जेक्ट पॉवर्टी में चले गए, या जिन 84% जनता की आय कम हो गई, आपको कैसे लगता है कंजम्पशन? यहीं पर बैठे मनीष तिवारी, आपके सीनियर लीडर, ये कह रहे थे, ये बात सच है कि हाथ में पैसा देंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हाथ में पैसा देंगे तो मार्केट में पैसा आएगा, और वो चक्कर चलेगा। अच्छा सवाल है आपका। देखिए रूबिका जी, किसी भी सरकार को, किसी भी पॉलिसी मेकर को ट्रेड ऑफ करना पड़ता है कि इस समय आप ग्रोथ, आप आय, आप नौकरी बनाइएगा, या आप अभी फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिएगा। जिस कंडीशन में हम हैं, आप फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशन पे ध्यान नहीं देंगे, आप आय बढ़ाने की, रोजगार बढ़ाने की, उपभोग बढ़ाने की तो बात फिर सुप्रिया श्रीनेत, और मैं आपको एक बात और बता दूं, सुप्रिया एक श्रीनेत मिनट, अभी पहले मुझे बोलना, आप मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए, 10 सेकंड मेरी बात सुनिए, फिर आप बोलिएगा। एक चक्र होता है, बेसिक रूप से एक चक्र होता है इकोनॉमी का। कंजम्पशन मतलब उपभोग। आप ज्यादा कपड़े, ज्यादा जूते, ज्यादा खाना खरीदिएगा
तो वो कंपनी ज्यादा बनाएंगी मतलब ज्यादा निवेश करेंगी, डिमांड और सप्लाई तो चेन ज्यादा नौकरियां बनेंगी। ठीक है, इट इज नॉट डिमांड एंड सप्लाई, इट इज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। दिस इज व्हाई आई एम सेइंग, मैं कह रही हूं, मैं आम भाषा में उपभोग बढ़ा ही नहीं रहे, आप जो डिमांड करेंगे इस इकोनॉमी में उपभोग ज्यादा प्रोडक्शन होगा। इस बजट से उपभोग कैसे बढ़ेगा? मुझे बीजेपी के और बीजेपी के सपोर्टर्स बस इतना बता। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर हाथ में पैसा आता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो सुप्रिया श्रीनेत बाहर जाकर नहीं किसी तरह का कोई आंदोलन करेंगी कि दाम बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। रूबिका जी, मैं आपसे सवाल एक और पूछती हूँ। बिहार के चुनाव के समय पे जब कोविड काल चल रहा था, 500 रुपए हर घर पे हर महिला के खातों में डाले गए थे और उसकी वाह लूटने का, वोट बटोरने का काम हुआ था, तो उससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा। उस समय पे ये निर्णय क्यों लिया गया? वो निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि महंगाई की मार भी थी, जनता के हाथ में पैसा भी नहीं था। तो ये कुछ निर्णय होते हैं जो महामारी को ध्यान में रखकर सुप्रिया श्रीनेत और प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं, वापस वही बात, भूख अभी लगी है, थाली बहुत दूर पड़ी हुई है। क्या आप लोगों के हाथों में पैसा नहीं देने में सक्षम है, नहीं देना चाहते थे? क्या वजह थी कि ये काम नहीं किया आपने? देखिए रूबिका जी, प्रियंका जी ने जो है जिक्र किया वैक्सीन का, और बिल्कुल हमारा धर्म है ये, और उस धर्म को हमने निभाया है। पूरे देश के अंदर जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, और उसकी वजह से हम लोगों ने ये भी देखा कि चाहे ये थर्ड वेव जो है उसके अंदर हम लोग कितनी अच्छी तरह से जो है इससे निकल रहे हैं। और ये वही लोग हैं कि जिन्होंने उस समय कहा था कि ये मोदी वैक्सीन है, इससे दूर रहिए, पहले मोदी क्यों नहीं लगा रहे हैं ये वैक्सीन को। ये कितना लोगों को डरा मंच पे नहीं बैठे हैं। मैं बिल्कुल शांत रहती हूँ रूबिका जी, जब भी कोई बोलता है ना, आपने देखा होगा कि मैं बिल्कुल शांत रहती हूँ, एंड आई रिस्पेक्ट दैट कि भाई आप मेरे लिए भी ना, हाँ प्लीज। और प्रियंका जी, आप तो बहुत ज्यादा अभी इनको खुद बोल रही थी कि रिस्पेक्ट माय टाइम। In the same way, you should behave in the same manner. Which has never been spoken. प्लीज। तो मैं यही बात कह रही हूं कि आपने उस समय में उसको मोदी वैक्सीन कहा, आपने उस समय में लोगों के मन में इतना जबरदस्त डर बना के रखा कि आज भी आप गांव में चले जाइए कि बहुत लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पेड़ पे चढ़ जाते हैं कि नहीं हमें वैक्सीन नहीं लगानी है, जबकि एवरीबडी नोज कि ये वैक्सीन जो है इसकी वजह से आज हम लोग जो है इस महामारी से किस तरह से निकल पा रहे हैं। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, तो आप ये देखिए कि पहली बार हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जो किसान निधि योजना है उसके तहत उनके खातों में सीधा पैसे जा रहे हैं। क्या होता था पहले कांग्रेस की सरकार में? कितने मिडल मैन है मेरे पास, कितने मिडल मैन, कितने लोग ऐसे होते थे कि पैसा खुद इनके प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था उस समय में, 1 रुपया पहुंचता है और नीचे 15 पैसे मिलते हैं, 75 पैसे बीच में कहां चले जाते हैं। आज ये कितनी बड़ी बात है कि हर जिस किसी को भी सरकार जिसको भी चाहती है, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है, चाहे वो हमारी महिलाओं के खातों में जो है उनके सीधा पैसे जाने की बात थी, चाहे मनरेगा के तहत जो है उनके खातों में सीधा पैसे जाने की बात है, तो इसके तहत जो है सीधा पैसा उनके पास पहुंचता है, जितना पैसा पहुंचना चाहिए उतना पैसा पहुंचता है। नहीं नहीं, आप ये कह रहे हैं पैसा पहुंच रहा है, वो तो पहले पहुंचा दिया ना आपने। इस बजट में ऐसा क्या किया है कि फौरी राहत मिल जाए, उस महंगाई से राहत मिल जाए, उस परेशानी से राहत मिल जाए। अब आदमी घर से काम कर रहा है, उसे उसकी सैलरी कट गई है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ गया है, खाने में तेल महंगा हो गया है, अगर पेट्रोल का इस्तेमाल करें तो वो महंगा हो गया है। उसकी फौरी राहत के लिए आप लोगों ने किसी तरह की कोई प्लान क्यों नहीं किया? वो ब्लूप्रिंट कहां है आपका? नहीं रूबिका जी, उसके लिए मैंने आपको बताया कि जिस तरह से सरकार की कोशिश अब ये है कि जो हमारी अभी देखिए कि इसके अंदर हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर रहा है हमारा। सर्विस सेक्टर में इस चीज की मार पड़ी है, उसमें दिक्कत आई है, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है तो हम उसी को ही किस तरह से उसी को हम एनहांस करें, उसी को ही किसी तरह से एनहांस किया है क्या सुप्रीम? और इसमें चाहे एमएसपी की हम बात करें और इसके साथ साथ जैसे मिलेट्स के लिए अभी खुद प्रधानमंत्री जी ने आज इसी बात के बारे में जिक्र किया, इंटरनेशनल मिलेट्स डे हम जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस साल में। तो जो मोटा अनाज है वो गरीब किसान ही जो है मोटा अनाज उगाता है, तो उसको किस तरह से उसमें फायदा मिले, इसकी तरफ से सरकार की योजनाएं, और सरकार जो है एमएसपी के लिए फिक्स किया। सुप्रिया जी, योजनाएं गिनाएं। मुझे लगता है सुनीता जी आप तो आईआरएस रह चुकी हैं, 75 और 15 मिलकर 90 ही होता है, 25 की शायद आप बात करना चाह रही थी, चलिए कोई बात नहीं। आपने कहा किसानों के लिए आपने बहुत कुछ किया है। किसानों का बजट 2021 के वित्तीय वर्ष में 5.1% होता था जीडीपी का, उसको घटा के आपने 4.3% किया, अब आपने 3.8% कर दिया। आपने मनरेगा का बजट 25,000 रुपए से घटा दिया।
आपने खाद्य सुरक्षा के चलते 80,000 करोड़ जो फूड सब्सिडी घटाया वो अलग है। आपने फर्टिलाइजर का बजट 35,000 करोड़ से ज्यादा घटा दिया। आप कौन से किसानों की और कहां पर मदद करना चाह रही हैं, थोड़ी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं बड़े ग्रामीण परिवेश में रहती हूं, 15 से 20 दिन गांवों में बिताती हूं, और आपको एक बात बता दूं, लोग वैक्सीन से नहीं डर रहे थे, लोगों ने जो बेदम होकर तड़पते हुए बिना ऑक्सीजन के लोगों को दम तोड़ते देखा ना, उससे डर रहे थे, और त्राहिमाम था गांवों में जब आपके लोग गायब हो गए थे। एक बात ये। दूसरी बात, आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी, आपने कहा था आपने लोगों को पैसा पहुंचा दिया लोगों के पास। तो हिंदुस्तान में तो सबको बड़ा खुश हो जाना चाहिए, सबके पास पैसा है, सब धनी बैठे हैं, धन्ना सेठ बने हुए हैं, तो इतना त्राहिमाम क्यों है? जाड़ा गर्मी बरसात में लड़के रेलवे ट्रैक पर क्यों बैठे हैं? 700 किसानों की शहादत क्यों हो गई? और उस किसानों की शहादत का हवाला जब एक गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए प्रधानमंत्री को देते हैं, तो प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे लिए थोड़ी मरे, मैनू की। इसका क्या जवाब है? यह किसानों के लिए आपने किया इस बजट में। इस बजट को किसान और बेरोजगारों के लिए होना चाहिए था। ये धन्ना सेठों और दलाल स्ट्रीट का बजट है, और इसको आप किसी भी तरह से। और उसके बाद प्रियंका जी। हाँ, देखिए रूबिका जी, ये जो है सुप्रिया जी जो कांग्रेस पार्टी की एक परिपाटी मैं तो आंकड़ों से बात कर रही हूं, आंकड़ों को डिनाई कर जिस तरह से हाँ ये आप आंकड़ों को डिनाई करिए ना सुनीता जी। ये आंकड़े हैं मेरे सामने, फर्टिलाइजर की सब्सिडी थी आंकड़े हमारे 1,40,000 करोड़, देखिए उसको 1,05,000 करोड़ क्यों कर दिया? सरकार ने एग्रीकल्चर के बजट को क्यों घटा दिया? करोड़ रुपया मनरेगा को क्यों घटा दिया? बार बार किसानों को क्या बरगलाने की कोशिश की जाती है कि तुम्हारे एमएसपी के ऊपर खतरा है, मैं तुम्हारे एमएसपी के ऊपर डर है। उस सवाल का डायरेक्ट जवाब दीजिए, हमने डायरेक्ट जवाब दीजिए। आपने फर्टिलाइजर की सब्सिडी क्यों घटाई? आपने फूड सब्सिडी क्यों घटाई? आपने एग्रीकल्चर का बजट क्यों घटाया? फर्टिलाइजर को रूबिका जी हमारी कोशिश है, हमारी कोशिश है। आपकी कोशिश है, पौने 8 साल से चल रही है। सुप्रिया जी उनको बोलने दीजिए, बात सुन तो लीजिए, अपनी बात कही है, उनको बोलने तो दीजिए। आप जवाब पूछना चाहती हूँ। हाँ, तो आपने पूछा कि फर्टिलाइजर की सब्सिडी को क्यों घटाया गया, मिस दुग्गल जवाब दीजिए क्यों घटाया गया? देखिए रूबिका जी, हमारी सरकार की कोशिश ये है कि हम लोग जो है वो अब जो एग्रीकल्चर में जो प्राकृतिक खेती है, खाएंगे किसान, नेचुरल जो नेचुरल खेती है उसकी तरफ हमारा तवज्जो। नेचुरल से अब और पर आ गई उसके खेती देखिए फिर में। अब आप भाई मैं तो पहले आप उत्तर प्रदेश करके, और अब आप मुझे जवाब क्यों नहीं देंगे? मैं भी किसान की ही बात कर रही हूँ, मैं भी किसान की ही बात कर रही हूँ कि हमारी सरकार किसानों की बात कर रही है। हमारी सरकार की कोशिश ये है कि जो नेचुरल खेती है उसको हम बढ़ावा दें, और उसके बढ़ावे के तहत जीरो बजट खेती। उस समय में ये पूछ रहे थे कि जीरो बजट खेती का हमारी कोशिश यही है कि उसमें पर वो ड्रोन आप कहां से लाई? अभी ड्रोन आया कहां? अरे वो बोला उन्होंने दुग्गल जी तो नहीं लाई ड्रोन, बजट में सुना नहीं कल आपने? सुनीता दुग्गल तो नहीं लेकर आई। अरे भाई भाजपा का प्रतिनिधित्व, लेकिन अभी सवाल तो पूछूंगी, क्या बात आप कर रही हैं? रूबिका जी, जब फर्टिलाइजर पर बात इन्होंने कहां से उड़ रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रही गरीबी है। हटाओ का नारा लगाते रहे। सुनीता दुग्गल ने अभी हनुमानगढ़ी में जिस और प्रकार बहुत से गरीबों को ही हटा दिया राजस्थान में जब किसानों ने अपने हक की बात करी, तो और जब एमएसपी की अपनी बात करी, तो कैसी पिटाई राजस्थान में उनकी करी गई वो हम सब ने देखा। अब देखिए झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, वो आप साइड नहीं करेंगी। वो आप यूपी की बात कर रही थी, मुझे नहीं पता आपका यूपी से क्या वास्ता है। यूपी में महिलाओं की बात करते वक्त हाथरस और लखीमपुर और शाहजहांपुर और उन्नाव याद किया करिए, फिर बोला करिए। साथ ही राजस्थान की उस मूक बधिर लड़की को भी याद कर लीजिए, उसके लिए आपके मन में राजस्थान की सरकार में जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति अत्याचार अगर राजस्थान की बात करेंगे तो कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। राजस्थान की बात करेंगे, बेरोजगारों की हम बात करेंगे, एक करके गीता जी बहुत मोहब्बत से लोग इस वक्त इस डिबेट को देख रहे हैं, और जब शुरुआत हुई थी तो इस बहुत सीरियस नोट पर हुई थी कि इसका आकलन बहुत गंभीरता से किया जाएगा। प्रियंका जी एक सेकंड, प्रियंका जी अपना सवाल किया, जवाब मुझे पूरा नहीं देने देते। गीता जी एक सेकंड, आप 20 सेकंड में आपको दूंगी, पहले प्रियंका जी अपना इंतजार कर रही थी। रिएक्शन ऐसा ही था जैसे स्मृति ईरानी जी का महिला विरोधी सोच के बारे में है। अगर बैंक कर्नाटका में होता है तो वो बोलती रहती हैं, पर उत्तर प्रदेश में होता है तो साइलेंट होती हैं। सुल्ली बाई बुल्ली डील्स होता है तो वो चुप बैठी रहती हैं, और जैसे ही साइना नेहवाल के साथ कुछ होता है तो वो बोलती हैं। तो ये सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म बंद करिए। देश में एक सेकंड मैम, एक गंभीर समस्या है। इन्होंने कहा राजस्थान के किसानों की पिटाई हुई।
आप शायद उस समय पे चुप बैठी रही होंगी जब उत्तर प्रदेश में पिटाई हुई, हरियाणा में पिटाई हुई, दिल्ली के बॉर्डर पे पिटाई हुई, आपकी हर तरफ से जब वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे पिटाई हुई। आप कह रहे हैं किसानों के विकास की। जब से कोरोना काल आया है, हर इकोनॉमिक सर्वे दिखा रहा है कि अगर कहीं ग्रोथ इंजन हमारा रहा है, हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर रहा है। और फिर आपने कहा आप 3 काले कानून लाकर उनकी आप क्या आमदनी दुगनी करेंगे, 2022 भी निकला चला जाएगा, उनकी आमदनी दुगनी नहीं हुई। आज सवेरे पार्लियामेंट में डेस्मंड टूटू के लिए एक कंडोलेंस मैसेज था, मलेशिया में आए तूफान के लिए एक कंडोलेंस मैसेज था, पर हमारे जो 700 किसान मरे हैं आज तक ना प्रधानमंत्री हो, ना हमारी राज्यसभा हो, ना हमारी लोकसभा हो उन्होंने एक्नॉलेज भी किया होगा। आप किसानों की बात करती हैं, 1.5 साल वो पिट रहे थे, 1.5 साल एंटी नेशनल कहा जा रहा था, आतंकवादी कहा जा रहा था, क्या क्या उन पे इल्जाम लगाए जा रहे थे। उन्होंने आपको मजबूर किया कि आप वो 3 काले कानून वापस लीजिए। तो आप किसी भी मुंह से ये नहीं कह सकती हैं देखिए राजस्थान में पिटाई हुई, सब तरफ आप लोगों ने उनको पीटा है और आप लोगों ने उनको इस कगार पे ले आए कि उनके पास और कोई चारा नहीं था पर आकर प्रोटेस्ट करें। जवाब 10 सेकंड की एक बात ऐड करूं, उसके बाद आप जवाब दें। 10 सेकंड बोल रहे अपनी बात, 10 सेकंड की बात ऐड करूं। डॉक्टर गीता 10 सेकंड वो अपनी बात रख ले। 10 सेकंड की बात ऐड करूं, फिर आप जवाब आपके 10 सेकंड ही लंबे होते हैं। आप पिटाई की बात कर रही हैं। देखिए इस देश के गृह राज्य डॉक्टर गीता मेरी बात सुनिए, डॉक्टर गीता मेरी बात सुनिए, 10 सेकंड वो अपनी बात रख ले, फिर आप आप पिटाई की ही बात कर रही थी ना। इस देश के गृह राज्य मंत्री के लड़के ने गाजर मूली की तरह किसानों को सरेआम रौंदा, मुख्य अभियुक्त है, और उसको बगल में खड़े करके अमित शाह रैली करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। आप उत्तर प्रदेश की और किसानों की बात बिल्कुल करिएगा नहीं, क्योंकि नैतिकता आप में नहीं है। डॉक्टर गीता उसके बाद में अजय मिश्र टेनी को जिस दिन बर्खास्त 10 सेकंड हो गए सुप्रिया जी, 10 सेकंड हो गए। हाँ देखिए राजस्थान में जब किसान अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, जो कि आपने जब आपने चुनाव किया, अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि आप माफ करेंगे कानून, मध्य प्रदेश में भी जब आपकी कुछ समय के लिए सरकार आई थी उस समय भी यही किया गया था, कहा गया था कि हम माफ कर देंगे 700 किसान किसकी वजह से शहीद हुए इस देश में। अजय मिश्र टेनी कौन है? लखीमपुर में क्या हुआ था? नहीं, और लखीमपुर में क्या हुआ था गीता जी? थोड़ा सा इनको समझाएंगे। आपको थोड़ी शर्म आती है लखीमपुर के बारे में बात करने? चाहिए कि आपकी कम से आत्मा कम इतना ध्यान रखिए कि आपने अपने समय पर बोला है तो दूसरे व्यक्ति को बोलने का समय भूल जाइए। आपकी आत्मा कचोटती है आपको? आत्मा नहीं कचोटती है, आपको नहीं कचोटती ना आत्मा, क्योंकि आप लोगों ने नैतिकता बेच खाई है। तरीके से उसके साथ दुष्कर्म किया गया, किसी की आवाज नहीं निकली, बिल्कुल विरोध। जितना उत्तर प्रदेश में हाथरस, उन्नाव में जिस प्रकार से जो भी दुष्कर्म हुए उसके लिए सजा तय की गई, उस पर कार्रवाई की गई, लेकिन सिर्फ उसी को आप बार-बार आकर टीवी पे बोलती रही। लेकिन जब राजस्थान में एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ तो आपकी आवाज बंद हो गई, तब आपके मुंह पर टेप लग गई थी। तो मैं सिर्फ आपको ये ध्यान देना चाह रही हूँ कि आपको ऐसे जो सामाजिक जो अपराध है, जो महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ। जो राजनीति में खासकर महिलाएं हैं उन्हें अपने जो है जो छोटे-छोटे जो पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं उनसे ऊपर उठकर महिलाओं के विषय में सोचना चाहिए। परेशान होती है, एक सवाल पूछिए, महिलाओं के प्रति जो दुष्कर्म हुआ है उससे आवाज उठाए, लेकिन आप राजस्थान के लिए सुप्रिया जी, सब एक दूसरे पर बात करेंगे तो नहीं चल पाएगा। एक सेकंड रुकिए, मैं ये कह रही हूँ महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म को लेकर सेलेक्टिव अप्रोच आप सारी महिलाओं की कैसे हो सकती है? गीता जी एक सेकंड रुकिए। नहीं रूबिका जी, बस मैं एक चीज कहना चाहूंगी। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, अपनी राजनीति से उठकर इस मुद्दे को रखिए। हम तो चलो राजनीतिक पक्षों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप तो प्रोफेसर बनकर आई हैं यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो आपको तो निष्पक्ष होकर बोलना चाहिए, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बोलना चाहिए। हम सब पे आरोप लगाने चाहिए अगर कहीं गलती हो रही है। जघन्य अपराध हुए उस समय भी, सबसे भी मुझे अवसर मिला, बड़ा दुर्भाग्य ये है आम आदमी बनकर आते हैं पर एक पार्टी का पक्ष रखकर जाते हैं, और ये देश का दुर्भाग्य। मेरी बात सुनिए, अच्छा मेरी बात सुनिए डॉक्टर गीता, मेरी बात सुनिए। गीता जी से लखीमपुर पर इनकी राय ले लीजिए, और वो राजस्थान पर आपसे राय मांग रही है। मैं दूंगी राय, राजस्थान पर राय मांग रही है तो दीजिए ना। भाई मैं तो राजनीतिक पार्टी की हूं, जैसे प्रियंका जी ने कहा, वो शिवसेना से है, मैं कांग्रेस से हूं, ये भाजपा से है, आप तो प्रोफेसर है, राजनीतिक विश्लेषक है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, अजय मिश्र टेनी को क्या इस देश का गृह राज्य मंत्री बने रहना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। किंतु परंतु अपितु मत करिए, हाँ या ना तो दीजिए, हाँ या ना बोलने तो दीजिए। जिस दिन चाहे वो राज्य मंत्री हो या
कोई और हो, अगर उनके ऊपर कोई अपराध SIT सिद्ध होता रिपोर्ट, है, यूपी कमेटी पुलिस के द्वारा, ये नैतिकता है। ट्रिब्यूनल बैठा चार्जशीट उसके है भाई, द्वारा, चार्जशीट तो में नाम है। तुरंत उनके रूबिका ऊपर जी, जो है एक कार्रवाई एक होनी सेकंड, चाहिए। चार्जशीट में नाम है। नाम आया है, अगर- नाम आया है तो आप सेकंड के लिए, बताएं। हाँ, नाम आया है सुनीता तो दुग्गल, बताएं। सुनीता दुग्गल। कि अगर अगर भगवान ना करे ऐसा हो कि आपके बच्चे से कोई अपराध हो जाता है अच्छा सवाल आप कर रही, मैं जवाब है ना, दूंगा। हाँ, तो उसमें आपका क्या कसूर है या आपकी बिल्कुल। क्या गलती है? बहुत अच्छा तो आपने आपको सवाल आपको पूछा। आपको क्या लगता है? इसका जवाब और मैं भी दूंगा, जितने- मुझे लगता है जवाब प्रियंका देने देंगी। इसका प्लीज। तो एक एक करके इसका जवाब बहुत अच्छा दीजिए। जवाब। एक एक करके जवाब। हाँ, तो सुप्रिया देखिए जी, आपने जो बहुत अच्छा सवाल जिसके खिलाफ जो है वो अभियुक्त जो है निर्धारित बिल्कुल। हुआ है वो आज ही इज बिहाइंड द बार्स, जी वो जेल के अंदर है कि नहीं, जेल की सलाखों के पीछे है वो। तो इसमें बार बार जो है एक वो लाइन है। अजय मिश्र जी को लेकर आना और बिल्कुल। बार बार ये कहना कि टेनी जी कहां पर है, टेनी जी आज अपनी उस इसका पोस्ट पर जवाब क्यों मैं है? जरूर देना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ। आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा कि उसका साधुवाद है सुनीता जी, और इसलिए साधुवाद है क्योंकि एक इंग्लिश में लाइन है, सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। देश के गृह राज्य मंत्री का लड़का नामजद मुख्य अभियुक्त है चार्जशीट में। उन लोगों को जिस तरह से रौंदा गया सारे देश ने देखा। आपको लगता है अगर नैतिकता ये डिमांड करती है, सरकारें कानून मर्यादा से तो चलती हैं लेकिन सबसे ज्यादा नैतिकता से चलती हैं, अगर आपको लगता है कि नैतिकता है अजय मिश्र टेनी बने रहें, तो मेरा मस्तक आपकी इस थितरई के आगे झुकता है, और ये आपकी नहीं आपकी पार्टी की गलती है। आपने मुझसे व्यक्तिगत सवाल पूछा, अगर मेरे बच्चे से कोई ऐसी गलती हुई और मैं किसी ऐसे पद पर हुई तो मुझे नहीं लगता मेरी नैतिकता, तो मेरा सुप्रिया moral जी, compass मुझे एक allow सवाल, करेगा। एक सवाल, एक मैं सवाल कर please। सकती हूँ। तो एक ये सेकंड, मुझे भी सुनीता दुग्गल जी, एक बात सेकंड। जो है कांग्रेस पार्टी खासकर नैतिकता अरे की भाई, बात, मैं आपसे एक सवाल पूछ जब रही हूं, आप उसका जवाब मैं आपको जवाब दे रही हूं कि आप लोगों ने क्या किया 1984 के अंदर कि अगर एक बड़ा बरगद गिरता है तो किस तरह से लोगों का नरसंहार हुआ, उस समय कहां गई थी, उस समय नैतिकता कहां गई थी? अरे उस समय ये उदाहरण है। अच्छा सुनीता तो जी, मैं व्यक्तिगत आपको तौर ये से उदाहरण बताइए। बता रही हूँ, अजय मिश्र टेनी को बने रहना चाहिए। उदाहरण मैं आपको बता रही व्यक्तिगत हूँ। तौर से बताइएगा। अरे एक बरगद गिरता व्यक्तिगत है, तौर से किस तरह बताइएगा। से हमारे सिख भाइयों का नरसंहार अरे 1984 में छोड़िए। हुआ, ये आपकी- नैतिकता कहाँ गई थी उस आपकी समय में? रिसर्च से तो आता है इसलिए खबर। इसलिए सबसे मैं कह बड़ी रही हूँ कि दिक्कत जो इस- अभियुक्त है ही इज बिहाइंड द बार, वो उसका सलाखों फादर के देश पीछे का है। स्टेट होम मिनिस्टर और- बना रहेगा, और जिसको पुलिस रिपोर्ट जो करती भी- है, जो जिसको भी प्रशासन सुनीता रिपोर्ट जी, आप करता दोनों है। रुकिए, बराबर प्रियंका है। चतुर्वेदी अब इसमें अपना मोदी सरकार है। वो सुनीता जी, वो भी इसमें ऐड करना चाहती हैं। हाँ, प्रियंका जी बताइए। नहीं नहीं सुनीता जी, आप यहाँ वहाँ की बात मत करिए। आप नैतिकता के आधार में 2014 में चुनकर आए, 2019 में फिर से देश की जनता ने आपको यहाँ पे भेजा है। तो 1984 राजीव गांधी जी ने क्या कहा था कि पैसा कहाँ कहाँ जाता है, उस पर मत पड़िए। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ। देश के MOS हैं होम के, MOS होम के अंतर्गत क्या क्या आता है? लॉ एंड ऑर्डर आता है, यह स्टेट सब्जेक्ट है, पर सारी स्टेट पुलिस भी रिपोर्ट देती हैं केंद्र सरकार को। आप कह रही हैं उनका बेटा, आप कह रही हैं उनका बेटा वो है पाए गए हैं, गिल्टी पाए गए हैं, तो उनको क्यों दोष? उनको दोष इसलिए क्योंकि वो नॉन स्टॉप उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। उन पर दोष इसलिए क्योंकि उनको सपोर्ट कर रहे थे भागने में। उनको दोष इसलिए क्योंकि उन्होंने टेलीविजन चैनलों पे जो अच्छा, मैं उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार, केंद्र में हमारी सरकार, इन्हीं के चैनल के जर्नलिस्ट थे जिनको धक्के मारकर मारा है क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा है और उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगी है। आप कह रही हैं नैतिकता कुछ नहीं होती है, अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं होती है, आपके बच्चे 10 खून कर सकते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देखिए क्या बात कर रही हैं आप जिन किस तरीके चीजों को का- जिस आप तरह किस से तरीके का नैतिकता का कोरिलेट कर पालन रही हैं, इस प्रियंका तरीके ये जी, का- कोरिलेट नहीं होगा, ये कोरिलेट नहीं अच्छा, होगा। लेकिन मैं आप सबको एक बात, मैं आप सबको एक बात याद दिला देना चाहती हूँ। एक सेकंड, गीता जी, सुनीता दुग्गल जी, सुप्रिया सुने, प्रियंका चतुर्वेदी, क्या नहीं देखा वो बात की बात है। हमारी गाड़ी मेन स्टेशन छोड़ चुकी है, आप पे विश्वास करना हमारी बहुत गाड़ी है। मेन स्टेशन छोड़ चुकी है। डॉक्टर गीता प्लीज, मैं फिर आपको याद दिला दूं, जन मन धन 2022 लेडीज, आप लोगों को लेडीज प्लीज, प्रियंका ऐसा मत कीजिए। देखिए पूरा देश देख रहा है इस वक्त, ऐसा मत कीजिए कि विमेन पैनल जो है No, one second. She just said you've come as a member of parliament. You should adhere to the responsibility. I have adhered to every single responsibility as a member of parliament and a spokesperson of a political party. To be What you are impartial doing, while talking what about you are issues. doing, you're an You talk irresponsible about person who police comes in and the of garb course of being a there should be a doctor punishment, and it should be speaks for the given. Bharatiya Janata But why are Party. you not And by the talking way, about when you're in doing a better Rajasthan, a job than small Sunita girl, ji in this. you know,
a Divyang girl has been so brutally raped. You hardly raised any issue about it. My only concern is Ruby, please- अरे आप बहन जी, वो लड़ सकती डॉक्टर है। मेरी साहिबा, बात सुनिए, मैं फिर आप आपको कह रही हूँ, किसी पे भी आरोप लगा मैं सकती फिर है, आपको प्रियंका कह रही चतुर्वेदी हूँ, पे नहीं लगा प्रियंका सकती है। जी, प्रियंका जी, डॉक्टर नहीं, ये गीता, सर्टिफिकेट मुझे प्रियंका नहीं जी, देने वाली प्रियंका है। जी, मेरे पार्लियामेंट्री हाँ, ट्रैक रिकॉर्ड का, ठीक है, या ठीक मेरे है, महिला ठीक होने के है, ट्रैक रिकॉर्ड का, ठीक है, देखिए, या मेरी आवाज उठाने के ट्रैक रिकॉर्ड प्रियंका का, जी, मैं एक मिनट मेरी सबकी बात बात से सुनिए, नहीं प्रियंका होगी। जी, प्रियंका यू देखिए, मेरे लिए कभी कोई पैनल जो है हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं हुआ। ऑल पावरफुल वुमेन सिटिंग हियर, ये बड़ा मुश्किल हो गया था कि किसको रोका जाए और किसको टोका जाए, लेकिन हम यहाँ पर जन मन धन की बात करने आए थे। मुद्दे बहुत सारे थे, बहुतों पर चर्चा हुई, मामला बहुत आगे तक बढ़ा है, लेकिन एक बात सच है कि यहाँ बैठी तमाम महिलाओं के मन में एक चमकता हुआ, दमकता हुआ स्वर्ण हिंदुस्तान देखने की चाहत है, उम्मीद है और इच्छा है, और इसीलिए यहाँ पर मतभेद हैं, मनभेद नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।